अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर सईद बलोच साहब। इनसे हम बात करेंगे आज के जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके हवाले से। नूरीन खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है, इमरान खान साहब उनकी बहन है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि उनको इस्लामाबाद की अदालत इजाज़त दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो इमरान खान से अडयाला जेल में मिल सकें। और साथ में सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से आज इस्तदा की गई कि डॉक्टर हैं जो इमरान खान साहब के, उनको अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अमर फारूक साहब, उनकी तरफ से इजाज़त नहीं दी गई। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी साहब बिल आखिर जो है वो उनके जाने की जो कागजी कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। उनको फेयरवेल देने की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अब काजी साहब बज़ाहिर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुस्तकबिल में नज़र नहीं आते। 25 तारीख को उनका आखिरी दिन होगा। 25 तारीख के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो कमान संभालेंगे सुप्रीम कोर्ट की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बन जाएंगे। सईद बलोच साहब दरख्वास्त दायर की गई नूरीन खानम साहिबा की तरफ से कि उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। बुशरा बीबी जेल में, अलीमा खान जेल में, उज़मा खान जेल में, इमरान खान साहब खुद जेल में, सारी फैमिली जेल में। और चीफ जस्टिस साहब ने आज ये केस सुना, हमें महसूस हुआ कि शायद वो इजाज़त दे देंगे। लेकिन सडनली 2 बजे दरख्वास्त का जिस वक्त वो टेकअप की हुई, दूसरी समाअत उसकी हुई उस केस की, तो एक रिपोर्ट जमा होती है। रिपोर्ट जमा होने के बाद जो है वो कहते हैं फैसला महफूज है। जिस वक्त फैसला आता है तो वो कहते हैं जी कि आप 17 तारीख के बाद जो है वो इसको मुलाकात करने की इजाज़त देते हैं। और साथ में एक बुनियादी जो इस्तदा थी फौरी मुलाकात की, उस दरख्वास्त को उठा के वो 17 तारीख तक मुलतवी कर देते हैं। कैसे देखते हैं सारे प्रोसीजर को? इब्राहिम, ये बताएं कि जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब की अदालत में कोई मुकदमा लगता है तो आपके जहन में पहली बात क्या आती है? मेरे जहन में पहली बात ये आती है कि रिलीफ नहीं मिलेगा। हाँ, मिलेगा तो इतनी ताख़ीर से मिलेगा कि वो वैसे ही बेकार हो जाएगा। इससे पहले हमने मुतअद्दिद ऐसे केसेस देखे जहाँ जस्टिस आमिर फारूक साहब इसी तरह पेपर वेट बनकर वो दरखास्तों पर बैठ जाते हैं, इंसाफ पर पेपर वेट बनकर बैठ जाते हैं। और मेरे ख्याल में आमिर फारूक साहब जैसे जो पेपर वेट जजेज हैं ना, इनका पाकिस्तान की अदलिया में रहना, पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फरहमी में इनकार करने के ये मुतरादिफ है। और ऐसे जजेस को किसी सूरत निज़ाम इंसाफ के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आपको पता है इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने जो तोशा खाना का दूसरा मुकदमा बना था उसमें गालबन जून के महीने में एक दरखास्त, जून या जुलाई के महीने में दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए। और जी, और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस दरखास्त पर 17 अक्टूबर की तारीख लगा, वो डेट अभी भी नहीं आई और वो दरखास्त अभी तक पड़ी है। और इधर से केस का पूरा ट्रायल जो है वो मुकम्मल हो गया, वो जेल गिरफ्तारियां हो चुकी है। गिरफ्तारी। तो ये यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि उनकी क्या एक मेंटेलिटी है, वो कैसे इस सारे मामले में देखते हैं। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि जस्टिस आमिर फारूक का किरदार बिल्कुल वही है जैसे इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून लगाया करती थी कि जो जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज, वो निगरान जज मुकर्रर हुए थे नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के पनामा स्कैंडल केसेस के दौरान। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब भी दर हकीकत पीटीआई के लिए, इमरान खान के मुकदमात के लिए एक निगरान जज हैं। ये दरमियान में एक ऐसा जज इनको बिठाया गया है कि दरखास्तें इन्हीं के पास आती हैं। अब ये देखें कि हाई कोर्ट के सीनियर जजेस होने के बावजूद, जज होने के बावजूद इनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? दीगर जूनियर जजेस को क्यों लाया जा रहा है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? ये तो सीनियरिटी लिस्ट में शायद दूसरे नंबर पर इनका नाम आता है, लेकिन उसके अभी पहले पे आ चुके हैं। जी, अब क्योंकि जस्टिस अकील अब्बासी साहब भी सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं और दीगर तमाम जज साहबान की निस्बत ये सीनियर हैं। तो अब देखना ही है कि काजी साहब जब 25 अक्टूबर को रिटायर होते हैं तो फिर इनकी जगह कौन जज जो है वो उनको आगे लाया जाता है। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो इंसाफ है वो इंसाफ ऐसा है कि इंसाफ दें, लेकिन इतनी ताखीर से दें कि उसका मकसद ही फौत हो जाए। इंसाफ ही ना रहे। और देखिए ना, मुझे ये बताएं कि एक दरखास्त है फौरी मुलाकात की, उसको आप 17 तारीख के बाद जो है वो डिले कर रहे हैं, उसको मौखिर कर रहे हैं। तो फिर उस दरखास्त का मकसद क्या है? फिर आप खारिज कर दें ताकि आपकी दरखास्त खारिज हो तो कोई इंट्रा कोर्ट अपील तो दायर कर सके। उस वक्त तो चीजों को लटकाना, उनको उलझाना, उनको तूल देना, इसका वाहिद मकसद यही होता है कि इंसाफ मिल ही ना सके। इमरान खान साहब की सेहत, उनकी जान को खतरा है।
इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी मुराद सईद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा है और इमरान खान के ही मुकर्रर करदा उनके जानशीन भी है। हाँ बिल्कुल। तो वो उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा तशवीशनाक किस्म का ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि नवंबर के दौरान इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रास्ते से हटाने के हवाले से कुछ सख्त फैसले कर सकती है। और अब देखें कि तकरीबन 12-13 रोज़ के लिए इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। उनके अहल खाना, उनके वकला, उनकी जो दीगर लीगल टीम है या उनके अजीज़ व अकारिब को मुलाकात की इजाज़त नहीं है। बहनें मिलती थीं, बहनों को भी 2 बहनों को जेल में डाल दिया गया। ये भी एक इंतहाई शर्मनाक इकदाम है कि मरियम नवाज की गिरफ्तारी पर बिलावल साहब पार्लियामेंट के अंदर हमें बड़ी दाड़े मारते, चीखते चिल्लाते हुए नजर आए थे, लेकिन इमरान खान की बहनों पर बिलावल भी खामोश है। उसकी वजह शायद ये है कि बिलावल साहब भी इस वक्त वजीर आजम की शेरवानी पहनने के लिए नाप जो है ना वो अपने दे रहे हैं दर्जी को, लेकिन फिलहाल वो नंबर लग नहीं रहा क्योंकि दर्जी के पास ना वो पहले से जो ऑर्डर है ना शायद वो बहुत लंबे हैं और लिस्ट में शायद उनका नाम बड़ी पीछे रह गया, लंबी तारीख लंबी तारीख दे दिया यूं कह लें। तो अब देखें कि बिलावल साहब भी खामोश हैं, पूरा जैसे आपने कहा कि पूरी फैमिली तकरीबन उनकी जेल में है। उनके एक बहनोई भी हैं गालबन जो डॉक्टर उस्मान के क्या नाम है, वो भी उनको जी उनको भी उठाया गया, वो भी जेल में है। उनको तो बल्कि शायद 7 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड दिया था। तो ये देखें कि एक फैमिली के साथ आप क्या जुल्म कर रहे हैं। और इमरान खान साहब अपने ज़िंदगी में भी अपने कत्ल के हवाले से खदशात का इजहार कर चुके हैं। 2022 में 4 नवंबर 2022 को इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हो चुका है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें गुज़श्ता साल अगस्त में दायर कर चुकी हैं कि उनके शोहर को ख़तरा है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत के हवाले से अदालतें वाज़े इक़दाम करें। लेकिन उसके बावजूद हमारी अदालतें एक मुजरिमाना जो है गफलत बरत रही हैं और उनका किरदार जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है कि एक साबिक वज़ीर आज़म है जिसकी सियासी अदावत इस हद तक उसके मुखालफीन के अंदर बढ़ चुकी है कि वो उसको एलिमिनेट करने, रास्ते से हटाने, उसका सर कुचलने जैसे मुख्तलिफ बयानात वो जारी कर चुके हैं। और उसके बावजूद इमरान खान के हवाले से, उसकी ज़िंदगी के हवाले से अदलिया का इस तरह सुस्त रवि का और गफलत का मुजाहरा करना मेरे ख्याल में ये मुजरिमाना गफलत है। और अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब या उनकी अहलिया को कुछ होता है, क्योंकि बुशरा बीबी को देखें, बुशरा बीबी के हवाले से भी ये इतलात पहले सामने आ चुकी हैं कि उनको हार्पिक डिटर्जेंट खाने में मिलाकर दिया गया था जब वो बनी गाला की सब जेल में थी और वहां 3 महीने तक फिर उनको डॉक्टरों के पास नहीं जाने दिया गया। जब उनके मैदे से उनका सारा वो असर जायल हो गया तो फिर उनको डॉक्टरों के पास जाने की इजाजत दी गई। और उसमें भी आप देखें कि जो रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक उस वक्त तक तो मैदे के अंदर ऐसा कोई मटेरियल मौजूद नहीं पाया गया, केमिकल नहीं था, लेकिन आंतों के अंदर सोजिश जरूर बताई गई थी। तो आंतों के अंदर अगर सोजिश थी तो इसका मतलब यही जाहिर होता है कि कोई ना कोई ऐसा केमिकल उनको दिया गया था जिसकी वजह से उनकी आंतों में सोजिश मौजूद थी। तो अभी भी अगर इमरान खान को उनके चले फैमिली के साथ मुलाकात का आप ना करें, कम से कम डॉक्टर के साथ मुलाकात होनी चाहिए थी। इमरान खान साहब अब 72 साल के एक बुजुर्ग इंसान है। आप ये ना देखें कि इमरान खान एक साबिक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनकी फिटनेस अभी भी अच्छी है। उनका विश भी नहीं किया। अब देखें उनकी सालगिरह आई और देखें इससे पीछे आप पिछले साल चले जाएं, मोहसिन नकवी साहब के बारे में जब 1992 के वर्ल्ड कप की एक वीडियो बनाई गई थी तो उस वीडियो से इमरान खान को हज़फ कर दिया गया, उनकी तस्वीर तक नहीं थी। तो ये देखें कि आप सियासत को किस लेवल पर सियासत की हद तक आप लेके जा चुके हैं। वो सियासी अदावत जो हर सियासी जमात और हर सियासी मुआशरे के अंदर एक सेहतमंद सरगर्मी की अलामत होती है, आप उस सियासी अदावत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं। और ये तब्दील करने वाले कौन है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो इन सियासी जमातों को सोचना चाहिए कि सियासी अदावत में इस हद तक आगे ना बढ़े कि कल को आपके लिए फिर मसाइल पैदा हों। इमरान खान तो आज गुजार रहे सारा कुछ, आपको गिरफ्तार होते हैं तो आप फौरन आप बीमार हो जाते हैं, आप अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। तो अगर कल को आप फिर गिरफ्तार हुए और आपको उस वक्त हुकूमत ने इजाजत ना दी तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये चीजें सियासी जमातों को सोचनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्जिन रखें। और हमारी अदलिया भी हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मोहरा साबित हुई है, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट का एक जो है ना वो उसके विंग का किरदार अदा किया। पहले मार्शल लॉ से लेकर आज तक इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के आगे हमारी अदलिया ने सर नहीं उठाया। तो अब ये वक्त था कि अदलिया अपनी आज़ादी के लिए कुछ स्टैंड लेती, लेकिन शायद ऐसे लगता है कि अदलिया को भी, जजेस को भी एक लत पड़ चुकी है कि हम जिस माहौल में हैं यही अच्छा है। इसी में शायद इन जजेस को भी अब लज्जत आ रही है और ये
अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी हासिल ही नहीं करना चाहते। अच्छा सईद भाई, अब क्विकली, क्योंकि ये जो मामला था सारा था इमरान खान की बहन के मुलाकात वाला, इसके ऊपर जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब की बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन थी। वहाँ पे अडयाला जेल से जो लोग आए थे, जो सुप्रिटेंडेंट आए थे, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट, उनकी तरफ से कहा गया था कि यहाँ पे बगैर जो है वो वकालतनामे के लोग जाते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, इतने ज़्यादा वकला को हम अंदर नहीं जाने देते। उन्होंने कहा था, जिस वक्त हम सरदार साहब ने कहा कि जिस वक्त मैं वकालत करता था हमारे साथ 50-50 असिस्टेंट होते थे, आप किसी वकील को अंदर जाने से नहीं रोक सकते। आपको किसने कहा था कि आप अडयाला जेल के अंदर ही ट्रायल करें? मैं आर्डर दे के अडयाला जेल से बाहर भी लेके आ सकता हूँ अपने मुलज़िम को, क्योंकि वो इस्लामाबाद की अदालतों का जो है वो मुजरिम है। इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा था। अब देखते हैं जी, चीफ साहब ने तो उस मामले को साइड पे कर दिया। अगर ये सरदार एजाज इसाक खान साहब के पास ये दरखास्त जाती, शायद इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट होता। देखें ना, अब देखें इमरान खान साहब आमिर फारूक साहब पर तहरीरी एतराज कर चुके हैं। मेरे ख्याल में उनकी लीगल टीम को ये चाहिए कि वो थोड़ा सा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। आप सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब के सामने आप केस लगने नहीं देते। आज भी हामिद खान साहब ने इस केस का बायकॉट किया है। कोई वकील उनकी जानिब से पेश नहीं हुआ। नियाजुल्लाह नियाजी पेश नहीं हुए, अली जफर पेश नहीं हुए, शुएब शाहीन पेश नहीं हुए, बैरिस्टर बोहर पेश नहीं हुए, हामिद खान खुद पेश नहीं हुए, उनका कोई जूनियर भी किसी का पेश नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे वो साइड खाली थी, बिल्कुल खाली थी। तो यहाँ आप काजी साहब के खिलाफ इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, तो आमिर फारूक साहब के ऊपर भी इमरान खान रेफरेंस भी दायर कर चुके हैं और उनके खिलाफ वो तहरीरी एतराज़ भी जमा करवा चुके हैं। तो फिर आप क्यों उनके ऊपर एतराज़ नहीं उठाते और उनको कहते कि आप इस केस से अलग हो, किसी और जज के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर करें? तो ये पीटीआई की लीगल टीम की भी मेरे ख्याल में थोड़ी गलती है। उनको भी चाहिए कि वो इस हवाले से कोई सख्त और असूली मौक़िफ़ इख्तियार करें। और सुप्रीम कोर्ट में आज देख लें, आज भी हामिद खान साहब, अगरचे उन्होंने एक दरख्वास्त दी कि उनकी फैमिली इंगेजमेंट्स हैं जिसकी वजह से खानदानी मसरूफियात के बायस वो केस में नहीं पेश हो सकते, लेकिन हमें पता है अभी 3-4 दिन पहले आप देखें कि इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन में उन्होंने खिताब किया था और वहाँ पर उन्होंने काजी साहब के हवाले से जिस तरह की तकरीर की थी, उससे अंदाजा होता है कि अब वो काजी साहब के सामने पेश ही नहीं होना चाहते। क्योंकि जब एक अच्छे दोस्त जब लड़ते हैं तो फिर उनकी दुश्मनी भी जो है ना वो भी बड़ी खतरनाक होती है। तो हामिद खान साहब बड़े अच्छे मौके पर काजी साहब के साथ रहे, लेकिन अब वो चूंकि दोस्ती खत्म हो चुकी है और हामिद खान साहब भी ये समझते हैं कि काजी साहब ने दर हकीकत उनको धोखा दिया और उन्होंने तो बल्कि काजी साहब को बिकाऊ माल कहा जब ये तकरीर उन्होंने 2-3 रोज पहले की। तो इसलिए अब वो वाली बातें तो नहीं रही, लेकिन कम से कम पीटीआई काजी फायज ईसा पर एतराज तो उठा रही है। यहाँ हाई कोर्ट में लीगल टीम उनके खिलाफ एतराज तक नहीं उठाती। ये बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है। आखिर में सईद भी इशाइया देने की तैयारियां हो चुकी हैं, काजी साहब जा रहे हैं, उसके ऊपर कैसे समराइज करते हैं कि काजी साहब के जो आखिरी इशाइया होगा वहाँ पे जरा आपकी मुलाकातें भी होंगी, साफ़ी भी मिलेंगे, बहुत सारे सवाल जवाब भी होंगे, और काजी साहब कि अपनी इस वक्त फीलिंग्स क्या होंगी, कि किस तरह एलिब्रेट करेंगे आप? देखें, कोई भी शख्स जो ताकत रखता हो, इख्तियार रखता हो, जिसके पास इतनी ताकत हो कि वो दूसरों की किस्मत के फैसले करे, तो इससे ना इंसान के अंदर अल्लाह गरूर तकब्बुर से बचाए, बड़े बोल से बचाए, लेकिन ऐसी ताकत से इंसान के अंदर ना खुदाई जो है ना वो एक फीलिंग जन्म लेती है, पैदा होती है कि देखें जी, मैं किसी को सज़ा दूं, किसी को जज़ा दूं, किसी का केस खारिज करूं, किसी को इंसाफ दूं, किसी को रिलीफ दूं, किसी को बिला वजह जेल में डाल दूं, किसी के खिलाफ अज़ खुद नोटिस लेके उसके खिलाफ कार्रवाई कर दूं, हाँ, किसी की सजाए मौत ना बनती हो मैं उसको सजाए मौत का हुक्म सुना दूं, और किसी की बनती हो मैं उसको बरी कर दूं। तो ये क्या है? ये एक तरह से आपके पास खुदाई इख्तियार होता है कि आपकी लोगों की जिंदगियों का, उनके मुस्तकबिल का बैठ के फैसला कर रहे हैं। तो काजी साहब की भी ना कुछ इसी तरह की चीजें उनके साथ मुंसलिक हो चुकी थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम का अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। एक नहुसत थी गुज़श्ता 13 माह से जो सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमें छाई हुई नजर आती थी, तो काजी साहब के रिटायरमेंट के साथ अब वो नहुसत खत्म हो जाएगी और इंसाफ के वो बंद दरवाजे जो अवाम जिसकी मुस्तहिक थी, जहाँ से उनको इंसाफ मिलना चाहिए था, मेरे ख्याल में वो बंद दरवाजे दोबारा खुलेंगे, वो घुटन का माहौल ख़त्म होगा और पाकिस्तान के अवाम को आज़ादी के साथ घूमने फिरने, इज़हार राय का हक मिलेगा। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ कोई बहुत ज़्यादा इनकलाबी किस्म की ख्वाहिशात या तवक्कुआत नहीं वाबस्ता करता, लेकिन कम अज़ कम मुझे इतना यकीन है कि काजी साहब से बहुत अच्छा माहौल पाकिस्तान में होगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह के ऐसे कुछ फैसले भी हैं हमारे पास, और आप मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी आप उनका असूली मौक़िफ़ दे सकते हैं, तो ये हमें थोड़ी सी झलक मिलती है बेहतरी की।
और काजी साहब के अलावा मेरे ख्याल में कोई भी जज होगा सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें हमें बेहतरी ही नजर आएगी। उसकी वजह यह है कि काजी साहब का इमरान खान और पीटीआई के साथ एक जाती अनाद, जाती रंजिश, जाती बुग़्ज़ है जो किसी और जज को नहीं है। तो काजी साहब की रिटायरमेंट के हवाले से अब एक तो फुल कोर्ट रेफरेंस की भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। फिर काजी साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी इस हवाले से बता दिया है कि दावत कबूल कर हाँ कि वो दावत जो है वो कबूल कर ली गई है। और काजी साहब अब 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इशाइया जो है वो कबूल करेंगे, अटेंड करेंगे। और उसके बाद फिर 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट अपने चीफ जस्टिस को अलविदाई इशाइया देगी और काजी साहब 25 अक्टूबर की रात 12 बजे, ठीक 12 बजे अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद चीफ जस्टिस बनेंगे मंसूर अली शाह साहब। और उनके तैनाती के हवाले से इम्कान ये है कि शायद 1-2 रोज के अंदर अंदर नोटिफिकेशन हो सकता है। आज रात हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, किसी भी वक्त। अब कोई तारीख पीछे नहीं रहेगी, किसी भी वक्त हो सकता है। तो देखना अब ये है कि मंसूर अली शाह साहब आते हैं तो पाकिस्तान के हालात व वाक़यात क्या बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद भाई आपका। आपकी तरह पूरे पाकिस्तान को शायद अब बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि काजी साहब का जो माजी रहा है, जिस तरह उन्होंने अपना वक्त गुजारा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो बहुत सारे ख्वाहिशात जो थी लोगों की उनके ऊपर उन्होंने पानी फेरा। और साथ में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ पूरा पाकिस्तान उसको भूल नहीं सकेगा। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।